सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि विश्व मस्तिष्क दिवस ये कब मनाया जाता है। तो आंसर होगा 22 जुलाई को। तो हर साल 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे के रूप में मनाया जाता है और उद्देश्य क्या है इसको मनाने का? ज्ञान की कमी को दूर करना और मस्तिष्क के स्वास्थ्य हानि के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। और इस बार की थीम क्या है? ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी लीव नो वन बिहाइंड। अच्छा, यहाँ पे अगर एक शब्द में और डाल दूं तो ये एक नया डे बन जाएगा। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। ये तो वर्ल्ड ब्रेन डे हो गया जो हम मना रहे हैं 22 जुलाई को। एक वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे वो कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 8 जून को मनाते हैं। और ये वर्ल्ड ब्रेन डे ये 22 जुलाई को क्यों मनाते हैं? क्योंकि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी की स्थापना होती है 22 जुलाई 1957, इसीलिए। वैसे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लंदन में। पहली बार इस दिन को 2014 में मनाया गया था। अच्छा, ब्रेन की बात करें तो ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, उसको क्या कहते हैं? सेरिब्रम। और ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है? तो मेमोरी के लिए, इंटेलिजेंसी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो सेरिब्रम। एक प्रश्न ये भी आता है कि ब्रेन में ताप नियंत्रण का काम कौन करता है? तो आंसर होगा हाइपोथैलेमस। और एक और तरह का प्रश्न एग्जाम में यहां से आता है कि मानव शरीर के संतुलन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आंसर होगा सेरिबेलम। संतुलन यानी कि उसको बैलेंस, जो हमारा शरीर बैलेंस रहता है ना, उसको कंट्रोल करता है कौन? सेरिबेलम। तो ऐसे याद रख लो, बड़ा आसान रहेगा। बैलेंस करता है बेलम, बेलम बैलेंस, बेलम बैलेंस। थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी आपको, याद रह जाएगा। अभी जुलाई में कौन कौन से डे मनाए हमने? एक तो 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया, चार्टर्ड अकाउंट्स डे मनाया, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस था, जीएसटी डे था, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस था जो कि जुलाई के पहले शनिवार को होता है। 2 जुलाई को एक तो विश्व खेल पत्रकार दिवस था और 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे था। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस और 12 जुलाई को ही विश्व पेपर बैग दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे और अभी वर्ल्ड चेस डे मनाया था हमने 20 जुलाई को, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में बैडमिंटन में किस पुरुष खिलाड़ी ने सबसे तेज हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। तो भारतीय बैडमिंटन प्लेयर हैं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और इन्होंने भी कोरिया ओपन 2023 में एक पुरुष खिलाड़ी के द्वारा सबसे तेज हिट के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मतलब उन्होंने अपने बैडमिंटन से जो कॉक को इतना तेज मारा कि उसकी स्पीड 565 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। और इस तरह उन्होंने मलेशिया के एक खिलाड़ी हैं टेन बून हेओंग, उनका 1 दशक पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनका रिकॉर्ड था 493 किलोमीटर प्रति घंटा और सात्विक साईराज ने बनाया 565 किलोमीटर प्रति घंटे का रिकॉर्ड। अच्छा, अभी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी के बारे में हमने पढ़ा था। इन्होंने चिराग शेट्टी के साथ मिलकर अभी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में मेंस डबल में गोल्ड जीता और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय पुरुष जोड़ी बन गई। उसके पहले इन्होंने स्विस ओपन 2023 में मिक्स्ड डबल का खिताब भी जीता था। अभी एचएस प्रणय के बारे में आपने पढ़ा होगा। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का इन्होंने खिताब जीता है और ये खिताब जीतने वाले ये तीसरे भारतीय बने थे। अच्छा, मुझे ये बताओ, सुधीरमन कप 2023 में जो हुआ इसको किसने जीता? देखो, पहला प्रश्न तो आप यहां से तैयार कर लो आपका स्टैटिक कि सुधीरमन कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है, जो चाइना में हुआ। चाइना ने ही इसको जीता साउथ कोरिया को हरा करके। और एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न बन जाएगा कि जो अगले जो 2025 में सुधीरमन कप है वो कहाँ पे होंगे? स्पेन में होंगे। और अभी कनाडा ओपन 2023 में मेन सिंगल टाइटल जीता था लक्ष्य सेन ने। और पिछले साल इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेन सिंगल का टाइटल भी लक्ष्य सेन ने जीता था। और 2 कप में आपको और याद दिला दूं, थॉमस कप और उबेर कप। ये याद रख लो कि इनका संबंध किससे है। इनका संबंध है बैडमिंटन से। देखो, थॉमस कप तो पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। 2022 में इसको पहली बार भारत ने जीता था, मैंने आपको कई बार बताया है। किसको हराया था? इंडोनेशिया को। और उबेर कप ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसको साउथ कोरिया ने जीता था चाइना को हरा करके। वैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कुआलालंपुर मलेशिया में
तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा नीरज अखोरी। तो भारत के सबसे बड़े सीमेंट निर्माताओं के शीर्ष निकाय सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने श्री सीमेंट के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नीरज अखोरी, उनको अध्यक्ष बनाया है, और JSW सीमेंट के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पार्थ जिंदल, उनको उपाध्यक्ष बनाया है। देखो, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की बात करें, इसकी स्थापना 1946 में भारतीय सीमेंट उद्योग की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। तो अभी इसके अध्यक्ष बने हैं नीरज अखोड़ी। बाकी अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने जनार्दन प्रसाद, UIDAI के CEO बने अमित अग्रवाल, और नितिन अग्रवाल ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने थे। तो इनके नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 80वें स्थान पे। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 ये बताता है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन सा है। शक्तिशाली पासपोर्ट, पावरफुल पासपोर्ट से क्या मतलब हो गया कि अगर वो पासपोर्ट आपके पास है तो उससे आप मैक्सिमम सबसे ज्यादा देशों में बिना वीजा के एंट्री कर सकते हो। तो इसके अनुसार पहले स्थान पर सिंगापुर है, मतलब सिंगापुर का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो 192 देशों में बिना वीजा के एंट्री कर पाओगे आप। इसमें दूसरे स्थान पे 3 देशों को रखा है, जर्मनी, इटली और स्पेन, और हमेशा टॉप पे रहने वाला जापान इस बार तीसरे स्थान पर है। वहीं भारत इसमें 80वें स्थान पर है, मतलब भारत का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप 57 देशों में बिना वीजा के एंट्री कर सकते हो इस इंडेक्स के अनुसार। अब काफी दिनों के बाद इंडेक्स वाला प्रश्न आया है, तो हम इसको ऐसे तो न जाने देंगे। तो क्या करेंगे फिर? 2023 के इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसका मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। और डेली रिवीजन से याद आया, वीडियो के लास्ट में हमारी जो फटाफट सीरीज चलती है उसमें हर दिन कोई करंट अफेयर्स का नया टॉपिक लेते हैं और उसके 10 क्वेश्चन हम डेली रिवाइज करते हैं। कभी मिलिट्री एक्सरसाइज, कभी योजनाएं, कभी बुक्स व पुस्तकें, इस तरह से टॉपिक उठाते हैं हम। तो आज हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है? आज हम इंपॉर्टेंट अवार्ड्स का रिवीजन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका टेस्ट लूंगा, ताकि उससे ही तो आपको पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको आया और कौन सा नहीं आया। जो आ गया वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं आया वो एग्जाम में भी दिक्कत दे सकता है। तो जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगा उस समय आपका फोकस उस क्वेश्चन पे ज्यादा रहेगा जो आपको नहीं आया। और यही चीजों को याद करने का सही तरीका है कि पहले आपको आपकी कमी तो पता चले, वरना स्ट्रॉन्ग क्या करोगे आप। खैर, अभी तो इंडेक्सेस को हम रिवाइज करते हैं। देखो, अभी आपने पढ़ा था ग्लोबल पीस इंडेक्स आया था, उसमें भारत 126 नंबर पे था और उसमें टॉप पे आइसलैंड था, और 126 नंबर पे अभी हैप्पीनेस इंडेक्स में भी भारत था, लेकिन उसमें टॉप पे तो फिनलैंड था। अच्छा, अभी आइसलैंड और किस लिस्ट में टॉप पे था? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें आइसलैंड टॉप पे था। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, और इसमें भारत 127 नंबर पे था। अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया, उसमें भारत 4th नंबर पे है, टॉप पे अमेरिका है। अभी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक हमने पढ़ा था, उसमें बड़े राज्यों में केरल टॉप पे है, छोटे पे गोवा है, और यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर। उसके अलावा अभी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत 67 नंबर पे है, तो टॉप पे स्वीडन है। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। और अभी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक आया था, उसमें टॉप पे डेनमार्क है, तो भारत उसमें 40वें स्थान पर है। बाकी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, इसमें भारत 161 नंबर पे है, तो टॉप पे नॉर्वे है। और अभी वर्ल्ड बैंक ने जो रसद प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया, उसमें भारत 38 नंबर पे है। उसके अलावा दुनिया के सबसे धनी शहरों की सूची में न्यूयॉर्क टॉप पर है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 131 नंबर पे था, और टॉप पे सिंगापुर है। अभी यूनिकॉर्न इंडेक्स भी आया था, उसमें टॉप पे अमेरिका है, तो दूसरे पे चाइना और तीसरे पे भारत है। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में टॉप पे अफगानिस्तान है, तो भारत 13वां सबसे प्रभावित देश रहा था। तो 2023 के ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके इंडेक्सेस हैं, इनको ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। और हाँ, आगे जाकर के आप लोग भूल जाते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अभी कर दो आप, और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो। जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या जहाँ पे भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे आप इसे शेयर कर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा भी इससे मनोबल बढ़े और मैं भी आपके लिए और मेहनत कर सकूँ अच्छा कंटेंट लाने में। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, बोनालू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो ये एक हिंदू त्योहार है जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। याद रखना, बोनालू ये तेलंगाना का वार्षिक त्योहार है जो आषाढ़ महीने में यानी कि जुलाई और अगस्त में मनाया जाता है। तो
तो मन्नत पूर्ति के लिए देवी को धन्यवाद करने के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पे? तेलंगाना में। तेलंगाना के दो और फेमस फेस्टिवल है, जैसे कि बत्तुकम्मा त्योहार हो गया, जिसे फूलों का त्योहार भी कहा जाता है, और एक मेदराम जात्रा उत्सव, इसका संबंध भी है तेलंगाना से। वैसे बात तो तेलंगाना की है और तेलंगाना को हम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इस बार मैं कुछ स्पेशल लेकर के आया हूँ आपके लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव जो आपके करंट अफेयर्स में रहे। टोटल 11 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही समझो इन्हें। वैसे तो इस तरह की शीट हम लास्ट में फटाफट रिवीजन वाली सीरीज में रखते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो आप पे प्यार उमड़ रहा है तो एक बार और रिवीजन कराएंगे आपका नया। ये बिल्कुल नई शीट है, अभी तक मैंने आपको कराई नहीं है। ये फटाफट रिवीजन वाले के लिए रख रखी थी, लेकिन मैंने कहा चलो अब आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करना, मतलब किसका उत्तर क्या है। इससे आपकी नॉलेज पता लगेगी कि कितना करंट अफेयर्स ध्यान से पढ़ रहे हो आप। महोत्सव वाला, फेयर एंड फेस्टिवल वाला टॉपिक आपका कैसा है। आगे एक और क्वेश्चन आएगा महोत्सव का, वहां मैं आपको इसके आंसर बताऊंगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं आंसर नहीं बताऊंगा, आगे आंसर बताऊंगा, लेकिन आगे पहले मैं आपको करने का मौका दूंगा। आप करो, हम बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? तो आंसर होगा 10। अब पहला प्रश्न तो ये आ जाएगा कि वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? पेरिस, फ्रांस में 8 से लेकर 17 जुलाई तक। इसमें भारत ने 10 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 3 ब्रोंज हैं। इस तरह से भारत पदक तालिका में मेडल लिस्ट में 19वें स्थान पर है। 3 गोल्ड किस किसने जीते? तो सुमित अंतिल और अजीत सिंह, इन दोनों ने भाला फेंक जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता। तो सचित सरजे, इन्होंने शॉटपुट गेम में गोल्ड जीता है। इस तरह से 3 गोल्ड आए हमारे पास। मेडल टैली में अगर बात करोगे आप तो चाइना पहले स्थान पर है, दूसरे पे ब्राजील है, तीसरे पे अमेरिका है और भारत 19वें स्थान पर है। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में पहला पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा SJVN, मतलब सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो अभी SJVN लिमिटेड को ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्यों मिला इसको ये सम्मान, या ये पहले स्थान पे क्यों रहा इसमें? तो इसने स्वच्छता से संबंधित कई परियोजनाएं चलाई और स्वच्छता के लिए अच्छे तरह से काम किया, इसीलिए। और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के CMD हैं NL शर्मा। और पिछले साल जो स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार था उसमें भी पहला पुरस्कार इसे ही मिला था, मतलब लगातार दूसरे साल इसने ये पुरस्कार जीता है। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा बैंकॉक। तो अभी थाईलैंड के बैंकॉक में बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। और इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने। अब देखो, ये प्रश्न मैं आपसे ऐसे भी पूछ सकता हूं या एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2023 में बिम्स्टेक समिट को कौन होस्ट कर रहा है, या बिम्स्टेक की अध्यक्षता ये कौन कर रहा है? तो आंसर आपका थाईलैंड ही होगा। मैंने आपको बताया ना, कोई भी कंट्री अगर किसी भी समिट को होस्ट करता है या किसी की अध्यक्षता करता है तो उसकी जितनी भी बैठकें होंगी, विदेश मंत्रियों की बैठक हो जाएगी, रक्षा मंत्रियों की बैठक हो जाएगी, या जो भी बैठक होगी वो उसी देश में होगी। जैसे कि आप देख लो ना, भारत G20 को होस्ट कर रहा है, तो इस बार जितनी भी बैठकें हो रही है, हर आए दिन कोई ना कोई बैठक होती रहती है, वो कहाँ पे हो रही है? भारत के अंदर ही हो रही है। तो याद रखना, 2023 में बिम्स्टेक समिट कौन से नंबर की है ये पूछोगे तो 6वें नंबर की है। तो ये होस्ट कर रहा है कौन? थाईलैंड। पिछले साल 2022 में इसको होस्ट किया था श्रीलंका ने। ये आप याद रखना। इस प्रश्न से ये 2 लाइन, या यूं कहूं कि ये एक ही लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से कुछ और समिट्स में आपको बताऊं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान भी होनी चाहिए। जैसे कि भारत, आप जानते ही हो 2023 में, ऐसे चलो बोल लेते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को होस्ट कर रहा है भारत, G20 को होस्ट कर रहा है भारत। ये 2 तो आपको पक्का पता है। उसके अलावा G7 को होस्ट कर रहा है कौन, या इसकी अध्यक्षता किसने की? जापान ने की। 49 नंबर की बैठक हुई थी, अभी पता है। अभी क्वाड समिट ये भी जापान में हुआ था, देखा आपने। और आसियान को होस्ट कर रहा है इंडोनेशिया। और ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता इस बार ये किसके पास है? साउथ अफ्रीका के पास है। और अगले साल क्वाड समिट ये कहाँ पे होगी? ये भारत में होगी। तो ये 4, 5, 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इनको ध्यान रखना। बार बार जब भी समिट का प्रश्न आता है मैं आपको बार बार रिवाइज कराता हूँ, ताकि कम से कम ये तो आपको रट जाए चीज़ें। और जब एग्जाम में आप जाओ इस तरह का प्रश्न आए तो मेरी आवाज़ आपके कानों में गूंजे कि हाँ भाई ये लगाओ, ये उत्तर होगा इसका।
ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में ओमान चांडी का निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो आंसर होगा केरल। तो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे ओमान चांडी का भी 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 2 बार केरल के मुख्यमंत्री रहे थे। पहली बार वो 2004 में मुख्यमंत्री बने थे और दूसरी बार 2011 में। अभी आप जानते हो इसे पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का भी निधन हो गया था। और गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हो गया। अभी लिथियम आयन बैटरी के आविष्कारक थे जॉन बी गुडेनफ, उनका निधन हो गया। उन्हें 2019 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार भी मिला था और नोबेल पुरस्कार पाने वाले वो सबसे उम्र दराज व्यक्ति भी थे। तो इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना, जॉन बी गुडेनफ। और उसी तरह से इंटेल के सह संस्थापक थे गॉर्डन मूर, उनका भी निधन हो गया। और दिलीप महालनोबिस ओआरएस के जनक कहे जाते थे, पद्म विभूषण मिला इन्हें, निधन हो गया। और एक और व्यक्ति थे जिनको अभी पद्म विभूषण के लिए चुना गया, बीवी दोषी, बालकृष्ण विठल दास दोषी, इनका भी निधन हो गया। इन्हें आप जानते हो प्रित्जकर पुरस्कार मिला था, या यूं कहूँ प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे, 2018 में मिला था। आर्किटेक्ट थे ये, और 2022 में भी रॉयल गोल्ड मेडल मिला, और अभी 2023 में पद्म विभूषण। और नीलमणि फूकन का निधन हो गया, असमिया कवि थे ये, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको। तो ये कुछ नाम है, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चचिन चराई महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के बुमला दर्रे के पास तवांग क्षेत्र के स्थानीय चरवाहों ने 14 और 15 जुलाई को ये चचिन चराई महोत्सव मनाया। और इस उत्सव में स्थानीय चरवाहों की सहायता के लिए एक चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया। चलो अभी मैंने आपको जो एक टेस्ट दिया था कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स का, 11 क्वेश्चन थे, उम्मीद करूंगा आपने कोशिश किया होगा उन्हें। अब मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं, आप अपने आप से देख लेना कौन कौन सा प्रश्न आपका उत्तर सही था या कौन सा नहीं आया, उस हिसाब से वो ध्यान रखना। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ आयोजित हुआ? यह आयोजन हुआ इसका लेह लद्दाख में। हैरात महोत्सव, इसका आयोजन होता है जम्मू कश्मीर में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, इसका आयोजन होता है शिलोंग मेघालय में। और हरेली त्यौहार सबने लगा दिया होगा, इसका आंसर छत्तीसगढ़। और उसी के साथ मैंने लिख दिया हरेला उत्सव, इसका आंसर होगा उत्तराखंड, अभी पढ़ा हमने। एक पोंगल महोत्सव, ये तमिलनाडु का है। और जल्लीकट्टू त्यौहार ये भी है तमिलनाडु का। बिहू महोत्सव आप जानते ही हो, बिहू महोत्सव कई बार पढ़ा है, असम में। ओणम महोत्सव, इसका आंसर होगा ओणम, यह है केरल का। बाकी अम्बुबाची का मेला लगता है असम में, कामाख्या माता मंदिर है वहाँ पे लगता है ये। और छठ पर्व फेस्टिवल ये कहाँ का है? बिहार का है। बताओ ये फेस्टिवल वाली शीट में 11 प्रश्नों में से कितने उत्तर सही गए आपके? और अब एक बार फिर से एक और टेस्ट देने के लिए आप तैयार हो जाओ। इस बार अवार्ड से संबंधित प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, 2023 के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। इंग्लिश में भी शीट आएगी अभी आपके पास और हिंदी में भी शीट आएगी। वीडियो को पॉज करो और आंसर लगाओ, बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको उत्तर बताता हूँ फिर। तो देखो पहला प्रश्न पूछा था ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान ये किसे मिला? तो आंसर होगा इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और किस देश का ये सर्वोच्च सम्मान है? तो आंसर होगा फ्रांस का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने, ये भी ध्यान रखना। पेरिस ने दिया इसकी कैपिटल, इसके भी स्टैटिक में आपको बताऊंगा। कैपिटल इसकी पेरिस है, करेंसी यूरो है और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। अगला प्रश्न पूछा था कि पेन पिंटर पुरस्कार 2023 ये किसने जीता या किसे मिला ये? तो ब्रिटिश लेखक हैं माइकल रॉसेन को। तो साहित्य में योगदान के लिए मिला इनको ये सम्मान। कौन देता है? ब्रिटेन का पेन संस्थान के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न था पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड ये किसे मिला? ये मिला राजिंदर सिंह धट्ट को। किसने दिया? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने। फिर आपसे पूछा ऑर्डर ऑफ द नाइल या नील कह दो, ये मिला किसे? नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किसने दिया? इजिप्ट ने। जब ये इजिप्ट गए थे, इजिप्ट का सर्वोच्च सम्मान है। और नील नदी से आप समझ जाओगे, नील या नाइल लिखा हुआ आएगा। नील नदी का वरदान इजिप्ट को ही कहा जाता है। आज भी आपको याद होगा इजिप्ट के साथ हमने पहला मिलिट्री एक्सरसाइज किया था साइक्लोन 1 राजस्थान में, ये भी ध्यान रखना पॉइंट। देखो इजिप्ट की बात हुई है तो स्टैटिक बताऊंगा मैं आपको। कैपिटल इसकी कायरा है, करेंसी होती है मिस्र पाउंड, प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतेह अल सीसी। अगला प्रश्न पूछा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ओलंपिक ऑफ ऑर्डर सम्मान मिला किसे? टेड्रोस अधानोम को। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है। लेकिन किसने दिया? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने।
आप जानते हो इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब होता है? 23 जून को, क्योंकि स्थापना होती है 23 जून 1894 में। हेडक्वार्टर है लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। और 2024 के समर ओलंपिक होंगे आपके पेरिस फ्रांस में, जहां पे टेड्रोस अधानोम को चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट भी किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा सलमान रुश्दी ने, और अभी इनकी लेटेस्ट बुक आई थी विक्ट्री सिटी नाम है। अगला प्रश्न पूछा यूरोपीय निबंध पुरस्कार ये मिला किसे? अरुंधति रॉय को। अरुंधति रॉय से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, या आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि मेन बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला वो अरुंधति रॉय हैं। कब मिला था? 1997 में, उनके उपन्यास गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। अगला प्रश्न है कि 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता? गीता प्रेस गोरखपुर ने। गांधी शांति पुरस्कार को स्थापित किया गया था 1995 में, जब महात्मा गांधी जी की हमने 125वीं जयंती मनाई थी। ये 2021 का मिला, याद रखना। इससे पहले 2020 का मिला था बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के पिता जिनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्र जल पुरस्कार में बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला अभी मध्य प्रदेश को, और बेस्ट जिले का अवार्ड किसे मिला था? उड़ीसा के गंजम जिले को। और बेस्ट ग्राम पंचायत पूछ ले तो तेलंगाना के जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को। सिंपल सा होगा तो वो मध्य प्रदेश पूछेगा बेस्ट स्टेट, थोड़ा और डीप में जाएगा तो बेस्ट जिला पूछ लेगा, और डीप में जाएगा तो बेस्ट ग्राम पंचायत पूछ लेगा। तीनों मैंने आपको बता दिया। जल शक्ति मंत्री तो हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अगला प्रश्न था कि गवर्नर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? आप सभी जानते हो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को। लेकिन अगर मान लो एग्जाम में थोड़ा और डीप पूछ ले, उल्टा पूछ ले कि सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर किसे चुना गया? जैसे भारत का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उस तरह से किस देश के सेंट्रल बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर चुना गया? तो यूक्रेन के सेंट्रल बैंक को। ये ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन तो 11 थे, फटाफट से मैं क्वेश्चन बता करके आंसर बताया था, लेकिन मुझे लगा थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं तो ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। बताना मुझे कैसा लगा सेशन और आपका स्कोर क्या रहा। अभी मैं कल का करंट अफेयर्स का भी आपको रिवाइज कराऊंगा, चिंता मत करो। चलो फिर रिवाइज करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था विश्व शतरंज दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 20 जुलाई को। फिर पूछा जुलाई 2023 में महाराष्ट्र में किस स्थान पर प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा अमरावती। फिर आपसे पूछा अभी किसने 2026 के राष्ट्रमंडल की मेजबानी के रूप में अपना नाम वापस ले लिया? तो आंसर होगा विक्टोरिया। विक्टोरिया में होने वाले थे ये। अगला प्रश्न है दलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? साउथ जोन ने जीता। दलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। फिर आपसे पूछा अभी किसने अ फूल्स जर्नी नाम की बुक लिखी? तो आंसर होगा सारिका भारद्वाज ने। फिर आपसे पूछा अभी जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य टॉप पे? तमिलनाडु। फिर पूछा अक्टूबर 2023 में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन होगा नई दिल्ली में। फिर पूछा खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत। और फिर पूछा अभी जुलाई 2023 में भारतीय सेना ने कहां ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चलाया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। और आखिरी प्रश्न पूछा था कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का आयोजन कहां पे किया जाएगा? नई दिल्ली में। तो उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा आपको, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलता है यहाँ से। पर प्लीज़ इस चैनल को आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, मुझे आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए। कैसे करना है? कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ मैं आपसे, लेकिन अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। कोई भी पढ़ने वाले बच्चे अगर आपके कांटेक्ट में हैं, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, तो वहाँ पे इसे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या जैसे भी आप बता सकते हैं। क्योंकि अगर लोग अपने चैनल से जुड़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी काम करने मज़ा आएगा, और जितना हो सकता है उससे 1+ काम करने की मैं कोशिश करूँगा। लेकिन थोड़ी कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी। चलिए अभी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि इस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा इसका असम। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।